तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पांडे जी, जो कि स्टार्टअप सफर से हैं, जो हमें बताएंगे कि ये स्टार्टअप सफर है क्या, किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोगों के बीच में जाके इवेंट्स करता है और साथ ही साथ ये स्टार्टअप सफर किस तरह से सफल बना। तो आइए चलते हैं, सर से बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको रेडियो रामा के स्टूडियो पर आकर? रेडियो रामा एक अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए, और कानपुर के अंदर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मुझे पता नहीं था कि रामा यूनिवर्सिटी ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है जो कम्युनिटी के लिए हेल्प करेगा, जहाँ पे एजुकेशन की बात करेंगे। आई थिंक ये विज़न कहीं ना कहीं हमारा मैच करेगा, ये प्लेटफॉर्म बन सकता है हमारे विज़न को पहुँचाने तक लोगों की कम्युनिटीज़ में, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं काम करता हूँ। सर, मैं चाहूँगा कि हमारे लिसनर्स को एक बार अपने आप से खुद से एक बार अपना परिचय दे दें। मैं आलोक पांडे, अगर मैं कहूँ तो मैं एक बॉर्न एंटरप्रेन्योर कह सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं काम करने के किसी और के लिए। मैंने आई वॉज इन 17 तब मेरी फर्स्ट कंपनी आई। उसके बाद से आज एक आईटेक ग्रुप बना के खड़ा किया हुआ है। आईटेक ग्रुप के अंदर 6 कंपनीज़ हैं, और इन फ्यूचर में हम लोग खुद प्राइवेट इंक्यूबेटर होने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग अपने 2 टियर और टियर 3 2 लोगों के लिए ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जहाँ पर जिनके लिए हेल्प नहीं है। अगर हम बोलें कि किसी भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट की बात करें या उनकी करें, तो उनके लिए तो सब जगह पर हाथ खड़े हो जाते हैं, लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट जब हम टियर 2 टियर 3 के लोगों के लिए बात करते हैं, मैं खुद बोलूँ, मैं वहीं से आता हूँ, मेरी स्कूलिंग वैसी होती है, मेरा कम्युनिटी वैसी होती है, जहाँ पर हमारे पास आसपास के लोग ऐसे होते नहीं हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, क्या कह रहे हैं, ऐसा वैक्यूम था जहाँ पर इन लोगों को कोई नहीं पूछ रहा था। तब मैंने जब कोशिश की, क्योंकि मेरी जर्नी में ऐसा रहा कि मुझे कोई मिला नहीं बताने वाला। हो सकता है कि आज अगर जो 10 साल पहले हम जहाँ पर आज हैं वहाँ पहले हो चुके होते, तो वो जो जगह वैक्यूम के था, उसके लिए मैं काम करता हूँ, और उसी से आईटेक ग्रुप बना। आईटेक ग्रुप के अंदर कम से कम 37 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अभी अपना मास्टर्स पूरा नहीं किया हुआ है और ग्रेजुएशन पे है, अंडर ग्रेजुएट हैं, और वो लोग वहाँ पर अपने अपने कंपनी के ओनर बने हुए हैं। तो आईटेक ग्रुप में मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन में एक मेंटर ऑफ चेंज भी हूँ। तो मेंटर ऑफ चेंज मतलब अब वहाँ मैं कितना कर पाऊँ पता नहीं, मगर मेरे अपनी कम्युनिटी की बात करूँ, अपने आसपास की सराउंडिंग की बात करूँ, तो वहाँ पर शायद थोड़ा बहुत काम कर पाएँ, बट अभी बहुत काम करना बाकी है। सर, आपकी लाइफ में जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो रोल मॉडल कौन था आपकी लाइफ का? ये बताऊँ, रोल मॉडल तो सच कहें तो बदलता रहता है। वो होता क्या एक्चुअली ना, कि जब आप छोटे से होते हो घर में, तो जब घर देखा होता है तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात हमारे पेरेंट्स हैं या जो बड़े भाई बहन होते हैं। जब स्कूल निकलते हो तो और दुनिया बड़ी होती है, तो जितना बड़ा बड़ा विज़न बढ़ा रहता है ना। लेकिन सच कहूँ तो एक ये बात यहाँ कन्फेस कर सकते हैं कि जिनको रोल मॉडल माना, जब बहुत करीब से पास में गए ना, तो वहाँ पर भी एक चीज़ दिखी कि दिखाने के लिए कुछ और था और रियल में कुछ और था। तो मैं आज की डेट में मैं किसी को नहीं मान पाऊँगा। ओके सर, स्टार्टअप सफ़र है क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। स्टार्टअप सफ़र को अगर मैं अभी कभी किसी टैगलाइन पे देखेंगे कि अब विश की मैं वीडियो पे दिखा पाता इस बात को, हालांकि ये ऑडियो पॉडकास्ट है, तो उसमें आप देखें स्टार्टअप सफ़र मैंने ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे सफ़र इंग्लिश में लिखा हुआ है जी। तो ऊपर का सफ़र का मतलब जर्नी है, और जो सफ़र नीचे लिखा हुआ है SUFFER, वो सफ़र है मतलब कष्ट। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी होती है, वो उस सफ़र में बहुत सारे कष्ट हैं। तो मैंने बताने की कोशिश करी है कि ये जर्नी में मज़ा भी आता है और एक कष्ट भी होता है, क्योंकि कई बार हम फेल भी होते हैं, रोज़ एक नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं। तो हमारे मेंटोर हैं हरीश जी, वो बोलते हैं कि सर्फर नेवर सफ़र इन दिस सफ़र कि जो सर्फर है, जो घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं चीज़ों को, वो कभी सफ़र नहीं करते हैं इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। तो ऐसी जब चीज़ें मिली तो मैंने उसको बनाया है स्टार्टअप सफ़र एंड सफ़र बाय आलोक पांडे। तो इसलिए क्योंकि मैंने अपने मैं बताऊं कि जब मैं अपने काम, जहाँ आपने शायद शो देखे हों मेरे, जिन्होंने भी शो सुना होगा, कि उसमें बहुत जेनरिक तरीके से बात करते हैं। टियर 2 टियर 3 के लोगों को आज मैं बात करूं कि बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड लैंग्वेज में, जो IIM के लोग बात कर रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट की बात बताओ, अरे चुप हो गए सब लोग, होता क्या है, इसके बाद बताते हैं सीड फंडिंग क्या है। तो ऐसे वर्ड्स में लोग डर रहे होते हैं। एक्चुअल में सच कहें तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो क्या है, वो है एक सपोर्ट। अब सपोर्ट वो किसी नाम से मिले, वो सपोर्ट आयुष के नाम से मिले या आलोक के नाम से मिले, एंटरप्रेन्योर को चाहिए क्या, कि हमें एक सपोर्ट चाहिए, एक सही गाइडेंस चाहिए। तो हम उस गाइडेंस को कोई नाम दे के उसको ख़राब नहीं करना चाहते हैं। वो सपोर्ट मिले, वो सीड फंडिंग का हो, वो वेंचर कैपिटलिस्ट का हो, वो इक्विटी शेयरिंग पे हो। अब ये 3 वर्ड मैंने बोल दिए, तो अभी जितनी भी ऑडियंस भी सुन रही होगी कहेगी ये 3 वर्ड क्या है। 90% ऑडियंस का ये क्या है, 10% वही जो नीड्स हैं, जो टियर 1 में आते हैं, उनको पता है इस बारे में। लेकिन क्या है कि जो असली जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो 10% तो कवर नहीं करेंगे, वो तो 90% में भी मिलने वाले हैं। तो 90% जो डिस्करेज होते हैं वो इन वर्डिंग से होते हैं कि हमने अपनी वोकैबुलरी में एक कांस्टेंट करके रखा हुआ है कि नहीं ये हमारे लिए है ही है नहीं। तो इस वजह से ये जो शो बनाया
कि स्टार्टअप सफ़र एंड सफ़र बाय आलोक पांडे। उसका मतलब यही था कि टीयर 2 टीयर 3 के लोगों को सही नॉलेज बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से पहुंचाना, और इसमें इंटरेक्शन भी हम उन लोगों का ही कर रहे हैं जो टीयर 2 टीयर 3 के लोग आएंगे, जिन्होंने अपने बिजनेस खड़े किए हुए। लास्ट का जो एपिसोड बनाया था मैंने अच्छे से वास्तव जी के साथ में किया हुआ है, वो आज के लिए मैं 25 ईयर्स की एज भी खत्म नहीं करी हुई है और 47 करोड़ की एक नेट एसेट वैल्यू रखी हुई है। यस सर। तो सर ये स्टार्टअप सफ़र के आइडिया कैसे आया कि हम ये शुरुआत करें, और इसके साथ साथ सर ये बताइए कि स्टार्टअप सफ़र में किन किन लोगों का आपने सहयोग, मतलब किन किन लोगों से मदद ली, किस तरह से आइडिया आया, ये सारी चीज़ें। ये स्टार्टअप सफ़र में अगर बोलें इंस्पिरेशन कहाँ से आया या फिर ये बात करें, क्योंकि जब मैं एक सिटी में काम कर रहा होता हूँ या मैं किसी कॉलेज में काम कर रहा हूँ तो वहाँ के लोग ही हमसे मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं। अब यहाँ पे जब मैं बैठ के बात कर रहा हूँ और जो बाहर के लोग आएंगे, मतलब कि बाहर की सिटी के लोग हैं, वो वैसे लोग तो वहाँ पर भी हैं, मैं अकेला कहाँ का रीच करूँगा। तो ये हुआ कि स्टार्टअप, क्योंकि ये टीयर 2 टीयर 3 हर तरफ है, हर पूरे इंडिया में है। अगर देखा जाए तो इंडिया की जो 85 जनरेशन टीयर 2 टीयर 3 की है, तो ये लोगों को हम रीच कैसे करेंगे। तो रीच करने का मतलब ये था कि इसका मतलब कि मैं अगर पूरे शहर पे नहीं जा सकता हूँ मैं, मगर मेरी वॉइस, मेरा ये चैनल, ये जो शो तो जा सकता है। तो ये शो की जो ये चीज़ है, तो ये बात मुझे पता, जब ये इंस्पिरेशन आया कि ये बच्चे जो हमसे जो ट्रेन होके निकले, IIT कानपुर में मैंने 12 लोगों को ट्रेन किया एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। यहाँ पे MSME की ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ मैं की पर्सन अपॉइंट हुआ था 4 महीने के लिए IIT कानपुर के अंदर। तो वहाँ के जो लोग मिले तो उन्होंने बोला, अगर मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे नाम लूँगा अंकित सक्सेना का, जो AVP है वहाँ पे IIT कानपुर में। तो उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि नहीं आलोक, आप जो काम कर रहे हो उसको और रीच बढ़नी चाहिए, आपका तरीका ऑर्गेनिक है काम करने का, आप लोगों का कनेक्ट बहुत ऑर्गेनिक है लोगों के साथ बात करने का, बच्चों के साथ में, तो आप इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पहुँचाओ। तो मैं अंकित सक्सेना का नाम लूँगा कि उन्हें इनकरेज किया। AVP है IIT कानपुर सिडबी में। तो मैं थैंक्स बोलूँगा यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। बाकी मैं पर्सनल बोल चुका हूँ, मैं यहाँ सबके सामने भी बोलूँगा कि अगर मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ तक तो उनका भी इस तरह से इंकरेजमेंट बहुत है। बिल्कुल सर। आप अपनी टीम के बारे में बताइए कुछ, कि कितने लोग आपसे मिलकर काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका। देखिए, मेरी जो टीम है उस टीम में कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो पूरी टीम में सब एंटरप्रेन्योर खुद पे ही है। क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉय रखता हूँ तो मैं अपने विजन में ही दोगलापन करते हैं, सो बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योर बना रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ। अगर उसमें मैं किसी को भी एम्प्लॉय रखूँगा, अगर मैं बताऊँ कि मेरी जो इवेंट कंपनी जो हमारी संभालती है, हैप्पी फिट जर्नी कंपनी है, तो वो खुद में अपने पास में एक बड़ी कंपनी है जो हर इवेंट मैनेज करती है जी, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है। और अगर मैं कंटेंट राइटिंग की बात करूँ, जहाँ पर स्कारलेट ब्लिंक है, वो आज के डेट में करीब 40 कंपनीज को कंसल्ट कर रही है, जो हमारे सोशल मीडिया को हैंडल करती है, जो हमारे ऑफिस को संभाल रहे हैं, तो वो सब वॉलंटियर करते हैं। मैंने यहाँ पर जो मेरा एक स्टेटमेंट भी आता है कि वॉलंटियर होने पे जो अकाउंटेबिलिटी आती है वो सैलरी पे नहीं आती, जॉब पे नहीं आती है। तो मेरे अभी कंपनी की बात साइज़ का 37+ लोग हैं जो आज के टाइम पे काम कर रहे होते हैं, मगर घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए क्योंकि जो फटल हो जाते हैं उनको अलग कर देते हैं कि आपका बिजनेस बन गया है, अब आपको नीड है अलग, ताकि वो जगह खाली हो और उसकी जगह पर दूसरे लोग होकर के आएँ। तो कंपनी का साइज़ तो ऐसा है कि, और टीम साइज इतना बड़ा हो सकता है, कभी कभी 50 लेवल काम कर रहे होते हैं। जितने इवेंट होता है वहाँ पर 100+ लोग होते हैं। तो वॉलंटियर बहुत सारे हैं हमारी कंपनी में और हमारे ग्रुप में, और उन सभी वॉलंटियर्स में वही हैं जो खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या बन चुके होते हैं। ओके सर। सर, जो अभी हमें यंग यूथ सुन रही है और सभी लोग सुन रहे हैं, तो ये बताइए कि जब आपने इस कंपनी को स्टार्ट किया तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई, किस तरह से आप उन चीज़ों से लड़े और आप इस सफ़र को सफल बनाया आपने। कि अब जब ये कंपनी शुरू करी, मैंने बताया कि मैं तब 17 साल का था, 17 ईयर्स था, मुझे 6 महीने वेट करना पड़ गया उसको रजिस्टर करने के लिए। GST 1 होता था हमारे पास, मुझे याद है GST 1 होता था। तो GST 1 आप भरते थे फॉर्म 1, बोलते थे GST 1 और GST 2, मतलब ST 1 ST 2 होता था। ST 1 उस टाइम पे अपने घर से भरना होता था ऑनलाइन, उसको प्रिंट आउट निकाली, सेकेंड डे जाइए आपको GST ऑफिस में वो ST 2 मिलता था। तो फर्स्ट टाइम तो मेरे को जो इंस्पेक्टर थे रिजेक्ट कर दिया कि आप कंपनी शुरू करोगे। तब पता नहीं कहाँ से था कि नहीं, उसके अलावा कोई तरीका भी नहीं था काम करने का, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स या जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ करती थी उस टाइम पे, कि अगर जॉब करते, मुझे इतना पता था, वो जॉब करते तो कभी इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो 10 घंटे की जॉब होती उस टाइम पे, सैलरी साइज भी होता था 10,000 के आसपास, बहुत अच्छा हुआ तो, अगर मैं 15 साल पीछे जाएंगे तो यहाँ से। तो ये हुआ कि जो क्राइसिस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जॉब से तो पूरी नहीं होने वाली, इतनी समझ तब से थी। बिल्कुल सर। तो तब से क्या क्या शुरू करते रहे, यार ये काम करते हैं। इसके बाद में जब और आगे बढ़े तो वहाँ पता लगा कि यार ये काम तो हम लोगों के लिए है ही नहीं, हम लोगों के कोई ऐसे बैरियर लगा के रखे हैं कम्युनिटीज़ ने कि नए लोगों के लिए एंट्री नहीं है, नए लोगों को काम नहीं मिलना है। तब ये समझ में आया, तो लगा कि यार ये का मतलब हुआ कि अब कुछ एक्सपर्टीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तब भी समझ में आ गया चीज़, वहाँ पर जब 6 महीने काट लिए वहाँ पर हम लोगों ने,
मैं अगर बात करूँ तो 6x6 भी नहीं था, 6x5 का रूम था पहला ऑफिस, जहाँ पर एक बड़ी टेबल डाल सकते थे, एक लोग 2 कुर्सी बड़े मुश्किल से पड़ती थी उसमें। वो मैंने गैराज था, गैराज को मैंने कन्वर्ट कराया कि नहीं मुझे यहाँ, क्योंकि मैं वहाँ पर पेमेंट कैसे करूँगा, ऑफिस करंट कैसे दूंगा, सिविल लाइन्स में मुझे ऑफिस लेना था। 2-3 चीज़ें मैंने वहाँ पर क्लियर कर रखी थी अपनी। पहली कि एक ऑफिस सही जगह होना चाहिए, या वो मान लो या सिविल लाइन्स हो, छोटा हो भले ही, तो उससे असर पड़ता था। तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी शायद कहीं से कहीं दिमाग में कहीं लोगों को देखा होगा कि मैं इम्प्रेस कब होता हूँ कि जब कोई मान लो बैठा हो, जब कोई सिविल लाइन्स में बैठा है, किसी पॉश इलाके में बैठा हुआ। दिल्ली साउथ में जाओ तो दिल्ली साउथ में घर होता है, कहते हैं अच्छी जगह पर है, तो वो बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। तो मैंने कहा छोटा ऑफिस होगा, कुछ भी होगा, लेकिन लेंगे तो सिविल लाइन्स या माल रोड पे। तो अभी भी मेरा ऑफिस द माल पे है और पहला सिविल लाइन्स ने 7 साल वहाँ चलाया। तो वो जब वहाँ सीख ली मैंने कि यार ये ऐसा कर सकते हैं कि अगर इस ऑफिस को, इस जगह को सही तरीके से बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में नीश क्रिएट होगा। फिर याद आया कि यार इनोवेशन बहुत जरूरी है। याद समझ में आ रहा है कि इनोवेशन मतलब कि नया क्या देने वाले हो। अब उस वर्ड को आज मैं 3 साल से देख रहा हूँ, लोगों ने नया वर्ड बना लिया, इनोवेशन, इनोवेटिव। उस टाइम पे इसको बोलते थे अगर भाषा में कि अलग क्या है। तो मेरे पास में अलग क्या तो बताने के लिए, तो मेरे पास अलग ये था कि मेरे पास टाइम बहुत छोटी उम्र थी और बोलते हैं सीखने के लिए पूरा टाइम था। मतलब जिस साइड में बच्चे हमारे बाकी के लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, MBA कर रहे थे, उस टाइम हम मार्केट में बैठ के सीख रहे थे। तो एक कहावत होती है, हम लोग बोलते हैं, मारवाड़ियों में बोली जाती है कि मेरे ओनर थे वो मारवाड़ी थे। कहते मेरे पापा ने 10 लाख रुपए दिए हमको, कहते हैं MBA मत करो, ये 10 लाख रुपए ले लो, इससे या तो सीख लोगे या तो बन जाओगे। मतलब 10 लाख MBA तो मतलब कि हालांकि ये इतना रिलेवेंट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो बच्चे सुन रहे हैं, ये मतलब नहीं कि MBA छोड़ के काम करने लगे। मतलब ये था कि उस टाइम की जो सिचुएशन थी कि वहाँ पर ये फंड नहीं था कि हम बहुत अच्छी जगह से काम करें। वहाँ पर तरीका कि इस जो क्राइसिस से निकले कैसे। शुरुआत यही थी कि क्राइसिस से निकलने के लिए शुरुआत करी, कि वो फैंसी क्राइसिस जहाँ पर बड़ा साइज, फैमिली साइज, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसके लिए शुरुआत करी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब समझ बढ़ती गई तो हर बार चेंज करते गए, स्टक नहीं हुए और एग्जिट नहीं मारा। कई बार फेल हुए, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं अगर बताऊं कि सबसे बड़ी अर्निंग क्या, कोई पूछता हमसे, तो मैंने कहा कि 2010 में एक दिन में 4 लाख कैश होना मेरे पास में, एक दिन का। और ख़राब चीज़ क्या है कि 1 महीने बाद वो कंपनी बंद हो जाना। दोनों चीज़ हैंडल कर ली, तो बड़ा दिमाग ख़राब हुआ उस 4 लाख रुपए आने से, और उसी ने ख़राब कर दिया कि अब दिमाग ख़राब, मैं सक्सेस हो गया हूँ। तो उसके बाद में डिसीजन जो लेने लगे वो इन्फेक्चुअस में लेने लगे, यार ये तो बहुत अच्छे से मैं जा रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने फ़ायदा भी उठाया कि आईटेक तब ब्रांड बन चुका था। आईटेक तब कंसल्टेंसी कंपनी होती थी, यहाँ पर आईटेक के अंदर किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो जॉब पक्की होती थी उसकी, कानपुर के अंदर। फिर वही बात है कि जो हम लोग उस एज में जो गलती करते हैं कि जल्दी सक्सेस मिल गई, तो जो सक्सेस जल्दी मिल रही होती है ना, वो हमेशा कुछ ख़राब कुछ लेके जाती है। तो तुरंत से वो 6 महीने के बाद में, जहाँ पे ये हम जो डेली हम 4 लाख के आसपास 5 लाख अर्निंग कर रहे थे, तो मतलब उस, अगर मैं आज भी CA बोलता है कि यार यू आर इन द 19 ईयर्स से ओल्ड ओनली, और कैसे कर रहे हो, क्या कौन सा नंबर का धंधा कर रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कि जो, क्योंकि हम यूथ थे, तो यूथ की प्रॉब्लम समझता है। भाई 21 साल के 18 साल के हम होते हैं और 17 साल की यूथ है। आप 21 साल को बैठ के 22 साल समझ लोगे आराम से, जो जितना जैसे गैप कम होगा उतना आसानी से समझ लोगे। तो ये शुरुआत वहीं से हुई। वहाँ मैंने खराबी भी देखी, अच्छी भी देखी। तो लेकिन ये है कि बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, सक्सेस जल्दी मिल गई और खराबी जल्दी मिल गया। तो मतलब समझिए 24 ईयर्स तक हम सब कुछ कर चुके थे कि गलतियाँ कौन सी नहीं करनी है, ये सीख चुके थे। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर फिर ये हुआ कि अब यहाँ से जब काम शुरू करेंगे, तो फिर 6 महीने का लीप लिया, फिर रीइनिशिएट किया, तब बनाई दोबारा आईटेक वेब इंडिया। तब आईटेक वेब इंडिया थी सॉफ्टवेयर कंपनी, जो उन्हीं बच्चों के साथ बनाई थी जो बच्चे हम मेरी किसी नासमझी की वजह से धोखा खा गए थे, क्योंकि हम लोग का प्लेसमेंट कंपनी होते थे। वो कंपनी ने हायर किया और बच्चों को बाहर निकाल दिया। तो उन 7 बच्चों ने उस कंपनी को बनाया, क्योंकि उनका ट्रस्ट था कि सर आपने गलत नहीं किया हुआ। तब आईटेक वेब इंडिया के पास में उस टाइम 200 क्लाइंट होते थे, आज भी 100 क्लाइंट हैं उसके पास। फिर आगे बनी आईटेक वेब इंडिया के बाद बनाया मैंने आईटेक ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करते थे। 52 कंपनी को करीब हम लोग कंसल्टिंग कर चुके हैं, जहाँ पर उनके स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को देखते हैं। फिर आता है मेरे पास में आईटेक एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी। वो क्या चीज़ है? वो है जहाँ पर हम कॉलेज के अंदर कैंपेन्स करते हैं, कॉलेज के लोगों को सिखाते हैं, जॉब स्किल एनहेंसमेंट ट्रेनिंग बताते हैं। वो, और इसके बीच में ही हमारा MBA पूरा हो रहा था, साथ साथ में मैं काम भी कर रहा था, MBA पूरा कर रहा था। और इसके साथ में PhD जो मैंने किया सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से, का नाम था रोल ऑफ CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सैन इंडिया है सोशल ऑडिट नेटवर्क, वहाँ काम किया। ऐसे कई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट्स बहुत किए। तो वो था कि वो लर्निंग जो फेलियर से भी देखी, और उसको एक लर्निंग बनाया, उसको एग्जिट नहीं किया कि नहीं ये गलती नहीं करनी, ये गलती मैंने करी, वहाँ से ख़राब हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर सकते। मैंने उसको सुधारा और सीखा, और दोबारा बस, और यही सिखा रहा है अभी लोगों को कि क्या नहीं करना ये पहले सीखो,
जो करना है वो अपने आप फिल्टर होकर निकल आएगा। बिल्कुल। तो सर जो पहला आपका स्टार्टअप सफर का इवेंट था उसके बारे में आप कुछ बताइए, किस तरह से कहाँ पर था पहला इवेंट आपका? स्टार्टअप सफर के सबसे थैंक यू बोलेंगे रामा यूनिवर्सिटी को, डॉक्टर वैशाली ढींगरा मैम को, जो डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट है, और ऑब्वियसली बात आयुष जो सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि वो नोटिस बहुत शॉर्ट था। और देखो मैं इसको हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज गोइंग फॉर गुड, कुछ खराब होता है तो बोलते हैं ऐसा नहीं, तो वो ऐसा वेन्यू कहीं और डिसाइडेड था। बट रामा से मैं बहुत बार काम कर चुका हूँ, रामा के बच्चों से बहुत बार मिल चुका हूँ, कई वर्कशॉप कर चुका हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक था कि रामा कुछ अलग काम कर रहा है। बिल्कुल। मतलब इस पूरे सिनेरियो में जहाँ पे हम लोग जिस जगह रह रहे हैं कुछ अलग सोच है यहाँ के स्टाफ की, यहाँ के मैनेजमेंट की, यहाँ के फैकल्टीज़ की, तो ये बात अट्रैक्ट कर दी थी। लेकिन मेरा ये था कि चलो कि थोड़ा सा और भी जो मैंने कहा ना जैसे कि टियर 2 टियर 3 के लिए कि सारी जनरेटरीज को फ़ायदा मिलना चाहिए, उस चक्कर में मैंने वेन्यू चेंज किया हुआ था। तो लास्ट मोमेंट में इवनिंग में एक प्रॉब्लम आया कि वहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिच हुए। तो मैं बिल्कुल ये बहुत संभव नहीं होता है कि आधे घंटे के अंदर मुझे अप्रूवल मिल गया रामा यूनिवर्सिटी के लिए। मैंने बस एक कॉल करना पड़ा मेरे को, उन्होंने समझा उस बात को, और शायद वो मेरे विजन को समझ रहे थे कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो अगर नहीं कर पाया तो हम भी डिस्करेज होंगे, डिसहार्टेड होंगे। तो उन्होंने ये कोशिश करी है पूरी मेरी मदद करने की। आई थिंक शायद वो 6 बजे तक वो बैठे हैं, आप लोग स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है उस काम को हैंडल करने के लिए, और शायद शाम को 7-8 बजे तक बात कर रहे थे इस बात की कल कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल सर। तो वो एक मतलब कि मेरे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि यार यहाँ पर ऐसा होगा कि मेरा विज़न ये है कि काम होना चाहिए। हम बोलते हैं काम होना चाहिए चाहे उसके लिए कोई भी हद हो जाए, अगर वो काम पॉजिटिव है तो। तो रामा यूनिवर्सिटी ने वो दिखाया करके, तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ पर ऐसा है कि जो एक नीश क्रिएट कर रहा है, एक अलग चीज़ क्रिएट कर रहा है, इसीलिए आई थिंक थोड़ा सा लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं इस इंस्टीट्यूशंस की तरफ की जहाँ पर फैकल्टीज अलग तरीके से काम करती है, बात करती है, प्लेसमेंट की बात करें, स्किल अपडेट्स के लिए काम करें। तो मेरे कई अच्छे डिस्कशन हुए हैं फैकल्टीज़ के साथ में और आपके ऑफिसर जितने भी आपके और ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में। तो वो जब किया, इसके बाद में जो हमारे गेस्ट थे अक्षय कुमार श्रीवास्तव, वो LCB फर्टिलाइजर है, IT से इंक्यूबेटेड है। उनकी कंपनी का वैल्यूशन आज की डेट में 47 करोड़ रुपीज़ है, और वो ने कहा जैसे कि वो 24-25 ईयर्स के, अभी 20s में है, मैं एज तो नहीं डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा, 20 की एक लाइन में है पूरी टीम उनकी। उसके बाद वो समझ कि तो लगा कि नहीं ये यूथ जो 25 साल की, भाई 50 साल का नहीं बताता कभी ना यार मैंने 50 करोड़ बिजनेस बना लिया, मैं कह रहे ठीक है यार एज है क्या है, लेकिन जब 22 साल का बच्चा सुन रहा है कि 25 से 26 साल के बच्चे या फिर 20s के ही बच्चे, उसी एरा के बच्चे 50 करोड़ का बिजनेस बना रहे हैं, कहता अरे हाँ ये तो कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और वो भी ऐसी बात कर रहा हूँ बिल्कुल हमारे आपकी तरह। तो लगता है कि यार कि तो वो जो एक सही एनकरेजमेंट था, सही मैसेज था, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग थी नहीं जी, बस रियल कॉज था। तो इसलिए वो शो ऐसे यहाँ पर रामा में आ गया और वो सफर रामा से शुरू हो गया। तो सर जो अभी हमें सुन रहे हैं तो वो अगर स्टार्टअप सफर अपने यहाँ इवेंट कराना चाहें या आपसे जुड़ना चाहें तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं और किस तरह से इवेंट कराने के लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? एक तो बिल्कुल आयुष के थ्रू बिल्कुल सर, जो FM रेडियो रामा है, बिल्कुल तो वो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से थ्रू जुड़ सकते हैं पहली चीज़। तो दूसरा अगर लिंक्डइन ID पे जाएंगे मेरे, तो वहाँ पे आलोक पांडे एंटरप्रेन्योर इतना सर्च करेंगे तो मेरी आपको लिंक्डइन ID खुल जाएगी। वहाँ पे आप जैसे मैसेज करेंगे तो ना कि इस शो के अलावा किसी को पर्सनल कुछ कनेक्शन इंटरेक्शन चाहिए भी तो हमारी टीम तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। और वहाँ मैं बता दूँ वहाँ पे टीम क्या वो मैं खुद हैंडल करता हूँ उसको। तो वहाँ पर डायरेक्टली अगर मेरे को DM करेंगे या फिर इनबॉक्स में मैसेज करेंगे तो ये श्योर है कि विद इन मतलब बहुत मैक्सिमम होगा 12 घंटे से अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, यस नो होगा कुछ भी जरूर से मिलेगा। तो ये सबसे बड़े 2 प्लेटफॉर्म है, तो बेटर है कि रामा में आते हैं, रेडियो रामा में, तो ये और अच्छी चीज़ है, और वहाँ पर जाते दोनों जाए। सर सबसे ज़्यादा मदद आपकी किसने की इस सफ़र को सफल बनाने में? इस सफ़र को, ये कौन सा सफ़र, एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र कि ये सफ़र? ये आपका स्टार्टअप सफ़र शो। यस सर। अभी शो ये फर्स्ट मैंने कहा ना, ये फर्स्ट एपिसोड शूट किया है हम लोगों ने, और ऑब्वियसली बात है कि सबसे मतलब जैसे बोले अगर शूट करने की बात करूँ, मैंने पहले बोला कि रामा यूनिवर्सिटी ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर पहले से जुड़े भी हुए थे, तो यहाँ पर लोग समझते भी थे, तो उसको शूट करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में मैंने बहुत कहीं बताया भी है कि इट वॉज प्लान इन वर माइंड, मतलब मैंने अपने दिमाग में बनाया और लोगों ने समझा, लोग मतलब कि रामा ने समझा, और एग्जीक्यूट करने में रामा ने पूरी हेल्प करी, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराया। और यहाँ की जो स्टूडेंट्स भी हैं, मैंने देखा कि उसमें कोई वो फुल हाउस था उस दिन। और वो 2-2.5 घंटे का वो गर्मी का इवेंट अगर देखा जाए तो, कि वो मौसम ऐसा हो रखा था, और इसके बाद हाउसफुल था फुल टाइम पे। वो आप फोटोज देख सकते हो मेरे लिंक्डइन पे और रामा की वेबसाइट पे। तो मतलब कि इसका मतलब कि रामा सही मैसेज कन्वे कर पाया बच्चों के बीच में कि ये जो लोग ये इवेंट करने जा रहे हैं, ये लोग कौन आ रहे हैं। होता क्या कि हम कितने भी अच्छे हों, कितना भी अच्छा स्पीकर हो, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर सही मैसेज कन्वे नहीं हुआ तो प्रोडक्टिविटी 0 होती है।
तो वो प्लेटफॉर्म सही देना, उसके बाद उसको सही मैसेज कन्वे करना। थैंक्स टू रामा। यस सर, जो बिजनेसमैन, जैसे आप उस दिन पॉडकास्ट में लेकर आए थे, तो अगर इस तरह का कोई बिजनेसमैन आपसे जुड़ना चाहता है तो वो क्या कहते हैं, आपका कोई कांटेक्ट नंबर या इस तरह? हाँ, मैं अगर मेरा कांटेक्ट नंबर मैं बोल देता हूँ, बिल्कुल। 9369283871। आप उसे व्हाट्सअप कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। और उसके बाद में अगर हम लिंक्डइन की आईडी की बात करें तो मैंने बताया कि आलोक पांडे एंटरप्रेन्योर, आप इससे आप लिंक्डइन आईडी में जोड़ सकते हो। और सबसे बढ़िया, किसी को ऑफिस विजिट करना है माल रोड पे, आपको गूगल मैप पे इतना डालना है आईटेक ग्रुप कॉर्पोरेट ऑफिस, तो सीधे आपकी लोकेशन मेरे ऑफिस पहुंचाएगा। और वहाँ पे जरूर से आपको एंटरटेन किया जाएगा कि आप इतना बस बोलेंगे कि हम इसके स्टार्टअप के लिए आएंगे। हम लोग बिल्कुल ईगर हैं इस बात के लिए कि कोई ये नहीं बोले आज की डेट में कि मेरे पास में आइडिया था और उसमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वी आर लुकिंग फॉर द हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हम लोग ये रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ हैंड होल्ड सपोर्ट करते हैं कि बच्चे छोटे आते भी हैं, छोटे मीन्स कहने का 12th के बच्चे भी आ रहे हैं मेरे पास। जो आज की डेट में इंक्यूबेटेड हैं वो BBA के फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हैं, मास्टर्स भी कर रही है बच्ची भी है, जो PhD कर रही हुई बच्चे भी है। तो और मैं पता नहीं करते करते देखा जाए तो वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे थे तो 10 में से आज के करंट में 10 में से 8 मेरी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो वो कब ये हुआ मुझे पता लगा नहीं, क्योंकि हम लोग कभी देखते नहीं है कि कौन वुमेन है कौन है मैन है, देखते एंटरप्रेन्योर आइडिया है। तो हम लोग जब लास्ट में ये चर्चा कर रहे थे, जब रिपोर्ट बना रहे थे अपनी मिनिस्ट्री में भेजने के लिए, तो मैं कह रही ये क्या हुआ, 10 में से तो 8 तो लड़कियां हैं, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। तो क्योंकि मेरा विजन यही था कि लड़का हो लड़की हो एज कोई भी हो, आइडिया अगर है तो उसको सपोर्ट होना चाहिए। और एक और मिथ यहाँ बता दें, जो बच्चे ये सोच करके नहीं आ रहे हैं और कोई बच्चे आते हैं मेरे पास में कहते हैं सर फंडिंग नहीं मिल रही। हाँ, सबसे बड़ी बात हाँ, ये क्योंकि ये मैं आज यहाँ बैठा हूँ तब भी ये बात होगी, कल कॉलेज में तब भी बात, कल मैं रोटरी क्लब की मीटिंग में था और वहाँ बात हुई, IT के किसी सेंटर में वहाँ बात होती फंडिंग। एक्चुअल में क्या है, आज की डेट में फंडिंग को लोगों ने इतना मेटलाइज कर लिया है, फंडिंग के बारे में एक तरह के प्रमोशन करते हैं, हम 10 लाख की फंडिंग 5 लाख की फंडिंग कर रहे हैं। एक्चुअल में फंडिंग किसी इंसान को नहीं होती, फंडिंग होती है आइडिया को। और फंडिंग इज द लास्ट थिंग, द लास्ट रिक्वायर्ड थिंग फॉर इन स्टार्टअप। पहला चीज़ क्या होना चाहिए, आइडिया। आइडिया के बाद में फिजिबिलिटी चेक, फिर रिसर्च। मतलब ग्राउंड लेवल पे तो आपको काम करना है। जब वो ग्राउंड लेवल पे काम हो गया, लगता है कि अब ये कमर्शलाइज होना चाहिए और इसके लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, दैट टाइम पे यू विल पिच योर आइडिया इन दैट। मैं आज के लिए बताऊँ, मेरा इस महीने का जो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2.5 करोड़ के आसपास का है, 2.5 करोड़ जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया है इस मंथ की बात बता रहा हूँ सर आपको। यस सर। अभी टाइम कितना हुआ जोड़, आज 4 दिन हुए, आज 3 दिन है। अभी 3 दिन हुए हैं और 3rd में लोग शूट कर रहे हैं, तो 2.5 करोड़ के आसपास का ये स्केल है। और अभी हम लोग करीब 5 से 6 करोड़ की एक भी पिच पर हैं। लेकिन किन लोगों को है, जो इन्वेस्टर है ना, वो पैसा उसका है ना, जो कमाता है वो जानता है देना कैसे है, फ्री का तो है नहीं। इसलिए जो बच्चे ये सोच के मेरे पास में आ रहे हैं या किसी के पास जा रहे हैं कि 10 लाख की फंडिंग बोला निकल रही है, तो 10 लाख की फंडिंग वो आपके लिए अकेले नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है। और वो ऐसे आइडिया भी डिस्ट्रीब्यूट होनी है, वो आयुष आलोक को नहीं मिल रही है, वो आयुष आलोक के आइडिया को मिल रही है। बिल्कुल। तो ये इन हर बच्चे के लिए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम पे समझ लें कि अपने आइडियाज़ पे वर्क करें, अपने इनोवेशन टेक्निक पे वर्क करें, और जब वो वर्क करके फिजिबिलिटी हो जाएगी तो लोग बैठे हैं पैसा लेकर के। मैं कानपुर एंजल्स जो है वेंचर कैपिटलिस्ट, उसका प्रेसिडेंट हूँ। ओके। एंटरप्रेन्योरशिप कैफे, उसका मैं सिटी मेयर हूँ, जहाँ पे हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, कानपुर एंजल से पैसे दिलवाते हैं बच्चों को। तो वो सारा इकोसिस्टम जो मैंने कहा ना, जो मैंने अपनी लाइफ में एक वैक्यूम था, पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर ठीक है आ गया, अब इसके डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। तो 12 तारीख को, आने वाले 12 अगस्त को एक कैफे करके हम लोगों ने बोला है, उसका एक स्लोगन है बाय योर ओन कॉफ़ी। अब ये क्या बता दूँ मैं साथ में ये भी कि एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है, कहता है मैं किसी की भी एक चाय नहीं पी सकते अगर मेरा काम नहीं किया हुआ। तो हम लोग का ऐसा है, तो फिर क्योंकि वो फ्री के लंच नहीं करता, फ्री के डिनर नहीं करता, फ्री की चाय नहीं पीता, तो कहता ठीक है ऐसा है, आप आ तो सकते हो। तो वो बुलाया जाता है और वहाँ पर खुद कहते हैं कि एंकरेज करते हैं बाय योर ओन कॉफ़ी। तो 12 अगस्त को फर्स्ट इवेंट है कानपुर में, जब अभी तक नहीं हुआ है, तो कानपुर लखनऊ 2 को मैं संभाल रहा हूँ यहाँ से। तो कैफे मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप कैफे, IT कानपुर का इनिशिएटिव है, वहाँ से निकला है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 156 कंट्रीज़ में इसके कैफे चलते हैं। वहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। सर, उन लोगों के लिए बताइए जो बिजनेस में हार चुके हैं, लॉस हो चुका है काफ़ी, तो उनको किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे? देखिए, जो बिजनेस में हार चुके हैं, तो एक्चुअली बिजनेस में हार नहीं होती। हाँ, बिजनेस में हार नहीं होती, पर काफी लोग हो जाते हैं परेशान कि लॉस ही लॉस हो रहा है, कहीं कोई फायदा नहीं है, वो इसीलिए हो रहा होता है। जैसे
क्योंकि बहुत हमने कहा ना, बहुत रिलेटिव बात करेंगे, हम किसी के रेफरेंस नहीं देंगे जो मैंने अपनी लाइफ में, छोटी सी लाइफ में किया हुआ है। जैसे कल मैं बैठा तो वहाँ पर मैंने सिर्फ इतनी बात बोली कि आप लोग AI यूज़ नहीं कर रहे हो जी, आप लोग ई-कॉमर्स यूज़ नहीं कर रहे हो, जो ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हैं, जो चेंजेस के साथ में खुद को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वही फेल हो गए। जो स्ट्रेटजी नहीं बदल पा रहे हैं, मतलब कि इस एरा में जहाँ पर 90% शॉपिंग रात में 12 बजे के बाद फ़ोन पे हो रही है, हाँ। और हम कह रहे हैं कि 10 लड़कों को सेल पे लगा रहे हैं मार्केट में। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत अपने काफ़ी कानपुर में बैठे हुए हैं ना, तो कानपुर में बहुत रॉ मटेरियल, रॉ बात होती है। तो वो लोग से बोलो कि 10 लोगों को हायर कर लो, कर लेंगे। वो बोलो कि नहीं यार 10 लाख 1 लाख रुपए तुम किसी टेक्नोलॉजी में लगा दो, ई-कॉमर्स वेबसाइट पे लगा दो, तो नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर क्या करेंगे, फिर जब मैं कंसल्ट करूंगा तो मुझको भी कंसल्टिंग का पैसा देंगे, और फिर मेरे कंसल्टिंग से हम लगवा भी लेंगे, क्योंकि उनको इस पर ट्रस्ट है। तो क्या दिक्कत हो रही है कि जो हमारी जो ऑर्थोडॉक्स जो एजुकेशन हो रखी है, जो पहले से फेल हो गए हैं, वो देख देख के बिजनेस कर रहा है। बोलते हैं कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। भाई जैसे बोला कि मेरे पास में अगर मेरी एक कंपनी है जहाँ पर मैं कंसल्टिंग कर रहे हैं, तो कंसल्टिंग, हाँ एक चीज़ और भी है, हम लोग सेल कर रहे हैं, कंसल्टिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं अपने एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की बात करता हूँ, मैं जहाँ पर कि वहाँ पर हम लोग ये GI को हम लोग, मेरे पास 3 ब्रांच हैं, SMC इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ के 3 ब्रांच का मैं हेड हूँ, कानपुर, लखनऊ और रायबरेली का। तो वहाँ जब बच्चे आते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि तुमको सेल नहीं करना है, तुमको डिस्कशन, कंसल्टिंग करना है। तो जो नॉलेज है, वो नॉलेज अपने आप से, जो सेल है वो नॉलेज का बाय प्रोडक्ट होता है। आपने किसी को बताई, इन्फॉर्मेशन दिया, तो हम पूछेंगे सर कैसे ले, किससे ले लें। हम लोग जब सेल इम्पोज करते हैं कभी नहीं होता है। तो ये जो लोग जो फेल हो रहे हैं, वो एक्चुअल में जरा ध्यान दें कि अपने प्रोडक्ट को कंसल्ट करें। सेल करने के लिए इम्पोज मत करें, सेल करने के लिए अपने आप होगा जब आप लोग अवेयर हो जाएंगे। और जो लैक ऑफ नॉलेज है, टेक्निक्स पुराने यूज़ कर रहे हैं, हम ना व्हाट्सएप को मार्केटिंग टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ई-कॉमर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो और नए, अगर ऐसा होता तो नए बच्चे कैसे सक्सेस हो रहे हैं बताइए। पुराने वाले अगर फेल हो रहे हैं तो नए के पास में कौन सी नई चीज़ है, तो नए के पास में मतलब कि कुछ इनोवेशन है, तो मे भी कि वो सेम प्रोडक्ट, भाई टेक्सटाइल पहले भी बिक रहा था, आज ही बिक रहा है जी, हाँ। लेकिन नए बच्चे बेच पा रहे, पुराने वाले कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कानपुर के, मैं छोटे लोगों में भाई बिक नहीं रहा लोकल मार्केट में, लेकिन वहीं पे कोई दूसरी कंपनी आती है, बच्चे वो दुकान भी नहीं खोल रहे हैं, वो अमेजोन पे भेजे जा रहे हैं। मतलब कि वो समझ गए कि आज का कस्टमर इस सर्दी गर्मी बरसात में बाहर नहीं निकल रहा है, वो कह रहा है मुझे घर पे चाहिए, इतना व्यस्त भी है वो बस। तो वो उस टाइम को, तो वो जो चेंजेस हैं वो दुकान पे बैठा हुआ बंदा नहीं समझ पा रहा, क्योंकि क्या कर रहा है, वो इन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन नहीं कर रहा है। जो ई-कैफे जो बताया मैंने, या कम्युनिटीज़ बताया, वो इसीलिए है कि अपने आइडियाज एक्सचेंज करें। वहाँ बच्चे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, तो उन बच्चों को वहाँ जवाब मिलेगा। लेकिन अभी तो सिंपल से अगर एक लाइन में बात करें कि हम लोग अपने को ट्रांजिशन में नहीं ला के दे रहे हैं। टाइम तो बढ़ गया 10 साल पहले, मगर हमारे काम करने की सोच पहले वाली 10 साल पहले, इसलिए स्ट्रगल भी चल रहा है। और कुछ फेल वर्ड हो गया, हार्श वर्ड है, फेल नहीं बोल पाते हैं हम लोग, मतलब बोलते हैं हार्श वर्ड है, या फिर डिफिकल्टीज हो रही हैं, या चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ताकि वो बुरा ना लगे, उनके बेनिफिट्स बना के रखे होते हैं। बट रीज़न यही है कि अपने आप को टाइम से बदलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिशन यहाँ पर हर हफ्ते बदलता है। ओके, तो सर जाते जाते हमारे रेडियो रामा के लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? रेडियो रामा, सब पहली बात तो कि जो ये कम्युनिटी आपने कहा रेडियो सेंटर है, इसको जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं सुनने के लिए, तो आप सुनते ही हैं यहाँ पर, और अपने सजेशन भी दीजिए कि कैसे चीज़ें कंटेंट सुनना चाहते हैं। बड़ी बात हो कि आप लोगों के लिए बनाया गया है, कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, और एजुकेशन के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर एंटरप्रेन्योर के प्लेटफॉर्म भी अपने क्रिएट किया है आज हमको बुला करके। तो मतलब यहाँ पर ये इनपुट्स बहुत ज़रूरी हैं और फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी को ठीक करना चाहते हैं, तो चाहे वो मेरा स्टूडियो हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, तो फीडबैक मैकेनिज्म सबसे बेस्ट चीज़ होती है। वहाँ पर आपको किसी MBA की नीड नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो कस्टमर हमको फीडबैक देता है। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको तो पहले बेस्ट ऑफ लक, जो सुन रहे हैं इस बच्चे को, अपने किसी भी जर्नी पे हैं और किसी पे, तो बी ए मैन। और बी ए मैन मतलब है बी ए पर्सन बोल देंगे, क्योंकि गर्ल्स ना बोलें कि ऑफेंड हो जाए बात के लिए, बी ए मैन कि बी ए पर्सन। और पर्सन होने का मतलब ये है कि आपके होने से किसी सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना हो। और यहाँ पे एक लास्ट मैसेज एक और दे दें कि सबसे बड़ी बात जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में चल रही है, जोरी बताना यूथ को कि हम लोग कई ऐसे केस चल रहे हैं जहाँ पे गर्ल्स को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कभी कोई उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पर कोई ब्लाइंड फॉलो मत करें। कोई कैंपेन चल रहा है, ब्लाइंड फेथ कर लिया। आप लोग रेशनलाइज थिंकिंग रखें कि उसके पीछे का एजेंडा क्या था, वो क्यों हुआ। तो किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट मत करिए कि जो किसी ने आपसे जबरदस्ती करवाया। मतलब मेरा कहने का ये कि अपनी थिंकिंग एक डेवलप करें जी, क्योंकि आप किसी दूसरे को कॉपी करोगे लेकिन वो नहीं हो सकते। तो चाहे वो पॉलिटिकल एजेंडा कोई हो, चाहे वो एजुकेशनल एजेंडा हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो,
कॉपी पेस्ट करके नहीं होगा, अपनी खुद की सिचुएशन को एनालाइज करिए कि मेरी सिचुएशन कैसी है, और उसके बाद में उसके लिए डिसीजन लीजिए। आप इंस्पायर हो सकते हो मगर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। तो बच्चों से मेरा यही है कि अपने खुद को, कि हम खुद में क्या ना, बी ए पर्सन फॉर योर सेल्फ ओनली। ये नहीं कि हम किसी को देख के काम करेंगे। तो जितने भी लिसनर्स हैं, चाहे वो मेरे इस कॉलेज के भी हों या कॉलेज के बाहर हो, लिसनर्स की भी कम्युनिटी है कि ये कम्युनिटी लिसनर्स की है। तो जो भी सुन रहे हो, बच्चे बड़े या कोई भी, उनके सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपने ऑर्गेनिक रहिए, बी ए ऑर्गेनिक एंड बी पोलाइट। जितना सक्सेस होइए, हमारे मेंटर कहते थे कि जितना सक्सेस हो जाओ उतना पोलाइट हो जाओ। तो सक्सेस क्योंकि बहुत ही एक वैसी पानी की बुलबुले की तरह होती है, जिन्हें बताया अभी। तो जितना पोलाइट रहोगे तो वहाँ पे सस्टेन कर जाओगे। और अगर आपने सक्सेस में किसी को हार्श वर्ड यूज़ करे या ख़राब किए, तो वापस सस्टेन करने का छोड़िए, खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, फिर कोई हाथ नहीं पकड़ देगा। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑल जो बिजनेस सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे आलोक पांडे जी, जो कि स्टार्टअप सफर से थे, जिन्होंने बताया हमें किस तरह लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मोटिवेट किया हमें और भी कई सारी बातें बताई।